प्रणाम। बैकग्राउंड देख के कैसा फील हो रहा है? मज़ा आ रहा है? बैकग्राउंड देख रहे हो ना, कुछ क्या मज़ा आ रहा होगा? हंसी भी आ रही होगी, गुस्सा भी आ रहा हो, ये सब कुछ नहीं आना चाहिए, समझ आना चाहिए। आई होप समझ गए होगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री का ही एक अलग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। टू डायमेंशनल लाइन। क्या? टू डायमेंशनल लाइन। 2D कंप्लीट होने के बाद फिर आपको लेके जाएंगे हम 3D में, और फिर लेके जाएंगे स्क्यू लाइंस पे। ठीक, तो टू डायमेंशनल लाइन बेसिक्स जो आपके 8, 9, 10, 11, 12 में जो आप पढ़ के आए हो, उसका एक रिकैप करना ज़रूरी है। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ टू डायमेंशंस, इसमें तो ये सब चीज़ ऑलरेडी हम लोग देखे हैं, लेकिन फिर से एक बार रिकैप करना बनता है। एक है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बोले तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P x1 y1 और Q x2 y2 इज गिवन बाय, मेरे को दो है, देखो दो पॉइंट है ना, P x1 y1 और Q x2 y2। ये एक पॉइंट रहा। अरे मुन्ने, ऐसे नहीं करते, पेन लेना होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट है आपके पास। एक पॉइंट है P x1 y1, दूसरा पॉइंट है Q x2 y2। ये रहा P और ये रहा Q। क्या करना होगा की करते हो बे? देखो, P और Q दो पॉइंट है, दोनों के बीच में एक लाइन खींचो। दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे को पता करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां खड़ा हूं और मेरा कैमरा उधर खड़ा है, तो मैं यहां अगर खड़ा हूं तो मेरा पॉइंट होगा कुछ। अब इसको टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशन ऐसे करूंगा तो 3 डायमेंशन हो जाएगा। 2 डायमेंशन बेटर है, ये बोर्ड पे ही फोकस करो। चलो, बोर्ड पे एक पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब आप जानते हो ना, एक्स एक्सिस ऐसा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और जेड एक्सिस आपकी आंखों में जाता है। तो क्योंकि ये बोर्ड पे है, पेपर पे है, इसलिए इसका थर्ड डायमेंशन तो 0, जेड कोऑर्डिनेट 0, इसीलिए सिर्फ 2 डायमेंशन है यहाँ पे। बात आ गई समझ में? तो ये वाला पॉइंट इसी पे लोकेटेड है, उसी तरह से ये वाला पॉइंट इसी पे लोकेटेड है। मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी अगर निकालनी है, डिस्टेंस अगर निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला रूट अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका कौन सा डिस्टेंस? इसको बोला जाता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। इसको बोला जाता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। एक और डिस्टेंस होता है, दो पॉइंट के बीच के निकालने का एक और डिस्टेंस होता है। जब हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जब जाएंगे, उसमें आपको सिखाई देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये यूक्लिडियन स्पेस है, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस ही बात करते हैं। समझ में आया ना? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे भी ध्यान देने वाली बात है कि आप इसको स्क्वायर कर रहे हो, तो चाहे आप x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव हो, स्क्वायर करना है तो पॉजिटिव ही आने हैं। तो ये तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, ध्यान दे दो, बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रेस देना है ये सब बेसिक्स पे, क्योंकि अगर आप बेसिक्स अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर आप गोल हो जाओगे, पूरा एनालिटिकल ज्योमेट्री गड़बड़ा जाएगा। ये रहा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हम लोगों ने सीखा। अब है सेक्शन फॉर्मूला। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ये सब नोट करिए, पहले सब नोट कर लो, उसके बाद फिर समझो। मैं हट जाऊं? मैं हट जाता हूं, लो इसको नोट करो तो अच्छे से बुआ। सेक्शन फॉर्मूला, ओके। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट। देखो, पहले चीज समझ लो कि लाइन का मतलब और लाइन सेगमेंट का मतलब क्या जानते हो ना? अगर हम कुछ इस तरह से बनाएं, ये क्या है? क्या है ये है आपका, बोलो क्या, लाइन है या लाइन सेगमेंट है? देखो, जब भी लाइन लिखा रहता है ना, तो उसका मतलब यही होता है। जब भी लाइन लिखा रहता है तो उसका मतलब यही होता है कि आपका राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकता है अनंत तक, और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सटेंड कर सकता है अनंत तक। तो जब अगर मैं बोलूं लाइन सेगमेंट,
जब मैं अगर बोलूं लाइन सेगमेंट, अब ठीक है, पतला लिखा। जब अगर बोलो लाइन सेगमेंट तो इसका मतलब कि एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक, ये इसका एंड पॉइंट है, ये भी इसका एंड पॉइंट है, इसको समझो, ये इसका एंड पॉइंट है, ये भी इसका एंड पॉइंट है, रुक गया है, एक से स्टार्ट किया दूसरा तक हो गया, उसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है। ये जो लाइन है इसी का एक सेगमेंट, इसी का एक पार्ट। तो ये रहा आपका सेगमेंट। तो इधर से इधर कहीं काट लोगे तो एक छोटा सा टुकड़ा, ये क्या है, ये इसका अगर हम बोलें तो क्या है, लाइन है, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है अगर इसको नापेंगे, क्योंकि मुझे पता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां है, इसका एंडिंग पॉइंट है, तो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन नहीं है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स एक लाइन सेगमेंट मतलब इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा। आप चाहे इधर से स्टार्ट करो, आप इधर से स्टार्ट करो, बात बराबर है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे जिधर से भी स्टार्ट करो, आपका एक सेगमेंट होना चाहिए। तो एक सेगमेंट हो गया, तो क्या है, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब, ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज कर रहे हैं, जब किसी भी लाइन सेगमेंट को आपको डिवाइड करना हो। वो हो सकता है इक्वली डिवाइडेड हो सकता है अनइक्वली डिवाइडेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं कि ये वाला जो एक लाइन सेगमेंट है, ये आर जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा हो इन द रेशियो m:n। क्या बोला, m:n, मतलब ये वाला रेशियो m और ये वाला रेशियो n, m:n रेशियो में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना, आपको रेशियो पता है, आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स p x1 y1 एंड q x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m:n। यहां पे अब देखो बात ध्यान देने वाली है कि यहां पे क्या बोला, इंटरनली। इंटरनली मतलब अंदर में, लाइन के अंदर, उसको बोला जाता है लाइन को इंटरनली डिवाइड करना। तो जब भी आपका इस तरह से डिवाइड करता है तो आपको r का कोऑर्डिनेट क्या निकलना है, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस 1। मतलब इधर जो आपका m लिखा हुआ है, ये m को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, सम ऑफ रेशियोज, और my2 प्लस ny1 बाय m प्लस 1। ये सब बच्चे वाले फार्मूला से हम लोग बचपन में भी सीखे हैं, लेकिन आप तो रिवीजन कर रहे हैं ना, तो रिवीजन करने के लिए कभी भी खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। आपको जब भी जो चीज जरूरत पड़े आप उस चीज को पढ़ लीजिए, कोई हानि नहीं है। ये आपका रहा सेक्शन फॉर्मूला, जब आप लाइन को इंटरनली इंटरसेक्ट करते हो या फिर डिवाइड करते हो। अब क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स p x1 y1 एंड q x2 y2 एक्सटर्नली इन द रेशियो m:1 m:n। मतलब अब ये एक लाइन है ना, अब मान लो एक लाइन है, अब सपोज कोई एक पॉइंट मैं कंसिडर करता हूं r, ये पॉइंट है r। अब ये पॉइंट जो है इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब इन द रेशियो m:n, ठीक है। इस लाइन को एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ डिवाइड कर रहा है, ओके। तो अगर बाहर की तरफ डिवाइड कर रहा है तो क्या होना चाहिए, उसका रेशियो आप बोल सकते हो mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n। सेम फॉर्मूला है, अंतर क्या है, आप ये चीज याद रखो। ये वाला क्या बोला, ट्रिक क्या है, किसी भी एक रेशियो को निगेटिव कर दो, अर्थात या तो m के साथ माइनस लगा दो या फिर n के साथ माइनस लगा दो। अब यहां पे यही फॉर्मूला में ना, या तो इसको माइनस कर दीजिए माइनस m, या फिर आप इसको माइनस n कर दीजिए अगर एक्सटर्नली है, ठीक है। तो दो अलग अलग बातें हैं, इंटरनली डिवाइड करना, एक्सटर्नली डिवाइड करना। तो चलिए समराइज करते हैं, इस वाले स्लाइड में क्या सीखा। सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला देखे कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है, कहां, प्लेन में, किस डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में। तो वो होता है आपका ये वाला फॉर्मूला, इसको हम लोग शो करते हैं मॉड ऑफ दिस, मतलब मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। बात आ गई समझ में, ये रहा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में भी 2 सेक्शंस हैं, जब आप कोई भी पॉइंट एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइड करता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बात आ गई समझ में, चलिए ओके। Do you want to clear the screen? Yes. Good. सेकेंड में देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला बोले तो क्या है,
if r is the midpoint of the line joining the points p x1 y1 and q x2 y2, the coordinates of the r is given by। देखो वही फॉर्मूला है, बता दे कैसे है वो फॉर्मूला, सुन लो। जैसे ये रेशियो मिड पॉइंट है ना, तो 1:1 के रेशियो में होगा। बोलोगे सर 1:1 ही क्यों लिए हो, 2:2 ले सकते हो, 6:6 ले सकते हो। अरे बाबू तो वो करोगे तो 1:1 ही आएगा ना। तो ठीक है, चलो यहाँ पे हम 1 और ये 1 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 1। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1। ठीक, कोऑर्डिनेट हमको निकालना है ना, तो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हुआ करता था, ये था आपका x कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट आपको ऐसे मिलेगा। तो इसको यहाँ पे डाल दो ना, m के जगह पे 1 है, n के जगह पे 1 है, तो क्या मिल गया, ये और कुछ नहीं x1 प्लस x2 हो गया और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 मतलब 2 हो गया। क्या है ये, वही कोऑर्डिनेट है, बिल्कुल सही। इसका अगर ये रहा x और ये रहा y, और इसका अगर y कोऑर्डिनेट हमको निकालना है तो इसको हम बोलेंगे my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। m और n की वैल्यू 1 1 है, तो ये भी क्या बन जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर हो गया, सिंपल है लेकिन फिर भी इलस्ट्रेशन करना जरूरी है। चलिए ये हो गया। अगला देखो, अगला है आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल ये सब बन रहा है ना, ध्यान रहे ये सब चीज 2 डायमेंशन में बन रहा है, मतलब एक ट्राइंगल है। चलो इसका थोड़ा सा फायदा उठाते हैं। ट्राइंगल ये रहा आपका ट्राइंगल। ओके, जब अगर ये ट्राइंगल है तब सपोज मान लो इसका जो पॉइंट है ना, इसको हम मानते हैं x1 y1, ये वाला कोऑर्डिनेट x1 y1, ये वाला कोऑर्डिनेट हम मानते हैं x2 y2 और ये वाला कोऑर्डिनेट हम मानते हैं x3 y3। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, सबके तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तब उसका एरिया कैसे निकलता है, एरिया होता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें। एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट है 1 1 1। हम आपको टास्क दे रहे हैं, ठीक है, ये एक ट्राइंगल मानो और इस ट्राइंगल का ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है सपोज 2,3, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है 1,0 और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है 3,7। अगर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। करो, ये सब छोटी मोटी एक्सरसाइजेज है। होता है ना कि सर आप यूपीएससी लेवल का नहीं पढ़ा रहे हो, सर आप एडवांस्ड में नहीं पढ़ा रहे हो, ये सब तो बच्चों वाली चीजें हैं। बाबू मेरे, सोना मेरे, धनिया पुदीना, यूपीएससी का एग्जाम करने से ऐसा ये मतलब नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ हाई फाई चीजें पढ़नी पड़ेगी ना, ऐसा नहीं करते। आप जितना सिंपल, सटीक, आसान और जितना बेसिक्स में घुसते हो उतना ही ज्यादा आप मजबूत बनते हो। प्रॉब्लम है कि लोग ये सब चीज बता ना, हमारे प्रॉब्लम नहीं समझते। लोगों को हाई फाई चीज करना है, एडवांस्ड ही करना है। बउआ आपको बेसिक्स ही काम देगा, तो आप ये सब चीज इग्नोर करके डायरेक्ट अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे जाओगे बर्बाद हो जाओगे। हम बता रहे हैं ना, इसलिए हम धीरे धीरे करा रहे हैं आपको। चाप मत लो, सब प्रॉब्लम बनेगा। PYQ क्या है, अरे सब बनेगा। अरे आने वाले समय का प्रेजेंट ईयर क्वेश्चंस भी बन जाएगा और फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस भी बन जाएगा। चाप मत लो, जो बोला जा रहा है चुपचाप से फॉलो करो इसको। ट्राइंगल है, 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, इसका एरिया निकल कर बता 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 बता। अब यहां पे बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें बड़ी बात ये है मुन्ने, यहां पे फिल्टर कैसे होगा, स्पीड देखा जाएगा। क्यों, पता है कॉन्सेप्ट सबको। लाखों विद्यार्थियों में से कौन क्विकली शॉर्टकट से इंस्टेंट आंसर देता है, यहां पे फिल्ट्रेशन होता है। इसको प्रॉब्लम में कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम में कोई बड़ी बात नहीं है। इसको सॉल्व कौन कैसे कितना स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करता है और कितने सेकंड्स में करता है, वो मैटर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये मैटर नहीं करता हमको ये भी आता है, हमको वो भी आता है। अरे तुमको तो सब आता है, तुम तो हर सवाल सभी बना लोगे, लेकिन एग्जाम में वो चीज नहीं होता ना। कंपटीशन का मतलब ही होता है कि सब नहीं पता होना चाहिए, लेकिन आपको जितना भी पता होना चाहिए वो मस्त तरीके से पता होना चाहिए और मस्त स्पीड और एक्यूरेसी के साथ पता होना चाहिए। ठीक है,
इट्स एन एलिमिनेशन एग्जाम, नॉट अ सिलेक्शन एग्जाम। सिलेक्शन एग्जाम आपका बोर्ड्स होते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आएंगे, हम 10 पॉइंट लाएंगे, 9 पॉइंट लाएंगे, 8 पॉइंट लाएंगे, तो उसमें होड़ लगी रहती है। इसमें सिर्फ सेलेक्ट होने की बात है, कितना आप पीछे को लोगों को छोड़ते हो, और वही लोग छोड़ते हैं जिनका अंदर से जड़ें मजबूत होती है। वो सब होता है ना, थोथा चना बाजे घना। ओके, तो थोथा चना नहीं बनना है आपको। इसको सॉल्व करो, क्विकली देखो कि किसका कमेंट का फास्ट आ रहा है, किसका आ रहा है, आप खुद ही एनालिसिस कर लोगे। कुछ गधे होंगे तो सोच रहे होंगे अरे कि ये क्या करना है, मुझे क्या करना है। जितना देर में ये सोच रहे हो ना, उतना धड़ा धड़ आंसर आ रहा होगा। तो करो वो सब चीज, एक्सरसाइज। तो ये रहा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, इसका आंसर डाल देना कमेंट में। चलिए, अगला है आपका कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी मतलब स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, कोलिनियरिटी मतलब एक ही लाइन में। 3 पॉइंट्स दिस आर सेड टू बी कोलिनियर if they lie on the same straight line, that is the area of the triangle obtained from these 3 points is 0। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया कि आपको पता करना था कि चलो बताओ तो बुआ कि ये जो है आपका पॉइंट, ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये एक ही लाइन में आएगा कि नहीं आएगा। आएगा। एक ऐसा केस दिया हुआ और एक ऐसा केस दिया हुआ है। अगर 3 अलग अलग पॉइंट्स पे है, अलग अलग लाइन पे है, तो इसका जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ट्राइंगल आराम से बना लेंगे लोग, और कुछ तो इस एरिया का वैल्यू आएगा ही आएगा। लेकिन हम बोले कि इसका एरिया का वैल्यू निकालो, ये लाइन का एरिया। अरे लाइन का एरिया क्या होता है? 0। बस वही कॉन्सेप्ट यूज कर लिया कि आपको प्रूफ करना है कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आप प्रूफ कर दो ना, तीनों पॉइंट को चेक करके देखो कि एक ही स्ट्रेट लाइन में लाते हैं तो उसका एरिया 0 होना चाहिए। बस डाल दिया यहाँ पे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। बहुत काम का चीज है ये सब चीज जो मैं बता रहा हूं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। समझ में आया? ओके, क्या सीखा इस वाले स्लाइड में? आपने सीखा मिड पॉइंट फॉर्मूला, आपने सीखा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना और कोलिनियरिटी चेक करना कि 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में कब होंगे, जब एरिया 0 हो जाएगा। ठीक। थर्ड देखिए, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसका आपको सेंट्रॉइड पता करना है। तो चलिए मैं फिर से ट्राइंगल बना दे रहा हूं। उल्टा ट्राइंगल बनेगा, अच्छे सीधा ट्राइंगल बन गया। ये रहा ट्राइंगल है, इसका आपको सेंट्रॉइड पता करना है। सेंट्रॉइड क्या होता है पहले इसका डेफिनेशन देखो। द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अब सवाल उठता है कि सर मीडियन क्या है? सर मीडियन क्या है? ये मीडियन तो देखो, मीडियन का मतलब होता है, मीडियन नाम से कुछ लग रहा है ना, मिड पॉ। तो ये वाला पॉइंट, ये वर्टेक्स से इस वाले, अरे यार क्या बनता है, लाइन बनाना चाहिए। तो ये वाले पॉइंट से अगर मैं इधर इसके मिड पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करूं, जो ये वर्टेक्स से जो एक लाइन इसको बाइसेक्ट कर दे रहा हो, उसको बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है मीडियन। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब क्या है, ये वाले वर्टेक्स से भी ड्रॉ करो। इस वाले पॉइंट से हमको इस लाइन पे ऐसा बनाना है ताकि ये दोनों डिस्टेंस हो जाए सेम, ये लेंथ और ये लेंथ हो जाए सेम, तो हो गया मीडियन। उसी तरह से सॉरी, ये वाला पॉइंट इधर ऐसे अगर ज्वाइन करते हैं तो ये वाला और ये वाला बन जाता है सेम, डिवाइड कर दिया तो हो गया मीडियन। क्या बोला? द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द मीडियन। तो ये वाला मीडियन, ब्लू कलर का ब्लू मीडियन, रेड मीडियन, ब्लैक मीडियन जो है, ये कहां पे कंकरेंट हो रहा है? इसमें और कोई कलर्स है क्या? यस, ठीक है। तो देखो कंकरेंस कहां हो रहा है? यहां पे हो रहा है, तो कंकरेंस तीनों यहीं पे पॉइंट कर रहा है ना, तो इसी को क्या बोलेंगे? इसको बोला जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। पहला पॉइंट समझ में आया क्या है? द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल है इसका ये सेंट्रॉइड हो गया। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो
2:1 फ्रॉम द वर्टेक्स। क्या बोला कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में भाग कर देता है। मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है प्रभु कि ये वाला जो आपका रेड कलर का लाइन दिख रहा है ना, तो ये जो पिंक कलर का पॉइंट है, इस पिंक कलर के पॉइंट ने इस रेड कलर के लाइन को 2:1 रेशियो में भाग दे दिया। उसी तरह से ये ब्लू कलर के लाइन को इस पिंक वाले पॉइंट ने 2:1 रेशियो में भाग दे दिया। इस ब्लैक कलर के लाइन को इस पिंक वाले पॉइंट ने 2:1 रेशियो में भाग दे दिया। ये कहने का तात्पर्य है। अगर आपको सुनना है तो ये भी आप इस तरह को ध्यान दे सकते हो। क्या है? ये वाला एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में जैसे ही ये कोई मान लो क्या है, ये सेंट्रॉइड है, ठीक, और ये इसका मीडियन है, और सेंट्रॉइड को हम मान लेते हैं ये वाला रेड कलर का पॉइंट सेंट्रॉइड है। अगर ऐसी बात है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इसको 2:1 रेशियो में भाग दे देगा। आया समझ में? छोटा बना है, मेरे को देखने दो कि दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख ही रहा है। समझ में आया? तो यह आपका पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट। अगला पॉइंट देखेंगे प्रभु। अगला पॉइंट आप समझ सकते हो कि द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम द वर्टेक्स। ध्यान रहे, वर्टेक्स वाला जो एंड होगा ना, उस साइड आपका 2 होना चाहिए, और जो साइड वाला एंड होना है ना, उसको 1 होना चाहिए। ठीक है। द सेंट्रॉइड इज यूजुअली डिनोटेड बाय जी। तो सेंट्रॉइड को जनरली हम लोग जी से डिनोट कर सकते हैं। पार्ले जी, मोदी जी। ओके, तो इसको हम लोग जी से डिनोट कर सकते हैं, तो वो सेंट्रॉइड है। ओके, गुड। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3 is given by। आपको सेंट्रॉइड निकालना है, और आपको 3 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हैं x1 y1। जैसे ये ट्राइंगल है आपका, ये रहा, ले, अब देखो, ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 3 पॉइंट है। आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो ये जो ब्लू कलर का जो है ये एरो, ये क्या रिप्रेजेंट? सेंट्रॉइड है। ये जो पॉइंट है ना, ये सेंट्रॉइड है, तो इसका कोऑर्डिनेट बता रहा है ये x1 प्लस x2 प्लस x3 भाग 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 भाग 3। तो इससे आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? वही चीज इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, और जो ग्रीन कलर का पॉइंट है ये क्या है? वर्टेक्स शो कर रहा है, तो दीज आर कॉल्ड द वर्टेक्स। पिंक कलर का पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द साइड, ये आपका मिड पॉइंट है, साइड्स के मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये वाला जो है, इसको और इस दोनों का लेंथ सेम है। ये वाला लेंथ, ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है। और ये जो ग्रीन कलर का है ये सेंट्रॉइड है, तो ये सेंट्रॉइड हो गया, तो ये लेंथ 2 होगा, ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, ये इधर 2 क्यों दिए, इधर 1 क्यों दिए? समझ में आ रहा है? वर्टेक्स के साइड में आपका 2 होना चाहिए, साइड के साइड में आपका 1 होना चाहिए। तो वर्टेक्स के साइड में 2 है, साइड के साइड में 1 है। वर्टेक्स के साइड में 2 है, साइड के साइड में 1 है। क्लियर हो गया? चलो, मुझे पता है मेरे बच्चे नहीं, मतलब मेरे विद्यार्थी समझदार हैं। अगला पॉइंट देखो, नंबर 7, स्लोप। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल विच द लाइन मेक्स with the positive direction of the x-axis. The slope of a line is denoted by m। तो जब भी आप स्लोप निकाले ना, तो पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जब आप ऐसे घूमते हो, तो इसको पॉजिटिव स्लोप लेना बोला जाता है। तो ये क्या है? पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? हॉरिजॉन्टल से, मतलब एक्स एक्सिस से आप कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूमो, जितना भी एंगल बन रहा हो उसी को स्लोप बोला जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा बन जाएगा स्लोप। ठीक है, और यहां पे जो लाइन है आपका फाई, इसको हम क्या बोल सकते हैं? m इज इक्वल टू tan फाई। तो अगर आपका एंगल मान लो थीटा दिया हो तो tan थीटा लिखेंगे,
फाई लिया हो तो 10 फाई लेंगे। और एंगल कहां से मेजर करना है, हमेशा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज ध्यान रखना। तो ये आपका नंबर 7 क्लियर हो गया होगा। नंबर 8 देखो, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। सिंपल सी बात है कि अगर दो लाइन आपके पैरेलल अगर हैं, दो लाइन अगर पैरेलल हैं इस तरह से, ये लाइन और ये लाइन, सपोज मान लो दो लाइन पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम ही होना है। लेकिन अगर हमको इस तरह से लाइन बनाए तो तब तो हम नहीं बोल सकते कि इस वाले लाइन है, इस वाले लाइन का स्लोप सेम है। हम क्या बोल सकते हैं कि स्लोप इस दोनों का सेम है और स्लोप इस दोनों का सेम है, ये बोल सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ओके, ये भी हो गया आपके पास। Do you want to clear the screen? No. If two lines are parallel, then the slopes are equal. ये भी समझ चुके हैं आप। If two lines are perpendicular, then the product of the slope is -1. ये भी कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से जबरदस्त तरीके से यूज करते हो, है कि नहीं? कि ये वाला लाइन अगर इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर अगर होगा तो यहाँ पे जो इसका स्लोप लिया जाएगा, इसका सपोज इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, तो हम m1 डॉट m2 को -1 तो कर ही सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हम आपको कहाँ सिखाए थे, जरा याद करके मुझे बताना। हाल में ही मैं एक हिंट दे देता हूँ, हाल में ही कोर्स कंप्लीट हुआ है, ठीक है? तो आप बता देना कि ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हुआ था, एनालिटिकल ज्योमेट्री को छोड़ करके कहाँ मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया था। ठीक है, ओके, चलो ये आप समझ चुके हो। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर प्रोडक्ट्स ऑफ द स्लोप इज -1। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट है उसका स्लोप आपको निकालना है, तो सिंपल सी चीज है y2 - y1 बाय x2 - x1। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट अ पॉइंट a एंड b, मतलब एक लाइन है, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोल रहे हैं? x एक्सिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, y एक्सिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये जो लाइन है आपका, ये लाइन कहां कहां इंटरसेप्ट कर रहा है? a और b पे। ठीक है, तो इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट्स a एंड b, देन डिस्टेंस OA इज द इंटरसेप्ट ऑफ द x एक्सिस एंड द डिस्टेंस OB इज द इंटरसेप्ट ऑफ द y एक्सिस। सुनो, जैसे एक लाइन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां काट रहा है? a पॉइंट पे काट रहा है, b पॉइंट पे काट रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो ऑरिजिन से इतना डिस्टेंस जहां तक काट रहा हो उसको बोला जाता है x इंटरसेप्ट। लिखो लिखो, इसको बोला जाता है x इंटरसेप्ट। काम लगेगा ये सब, इसको बोला जाता है x इंटरसेप्ट। ठीक है, ये जो लाइन OA है, OA इज द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और OB मतलब ये वाला, इसको बोला जाता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ठीक, the general equation of a straight line is ax plus by plus c is equal to 0. General equation of the straight line is ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are arbitrary constants, not all 0. ठीक है, तो a, b और c को क्या बोलते हैं ना, not all 0। not all 0 मतलब a is equal to b is equal to c, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये है आपका a 0 हो सकता है, b और c नॉन जीरो हो सकते हैं, आपका c 0 हो सकता है, b और b नॉन जीरो हो सकता है, कुछ कॉम्बिनेशंस वगैरह हो सकते हैं, लेकिन तीनों के तीनों 0 हो जाए तब मतलब ही क्या है भाई? ये भी 0 0 0, अरे 0 + 0 + 0 इक्वल टू 0, क्या मतलब हो गया उसका? तो सेंसलेस हो गया ना चीज। इसीलिए अगर आपको जनरल इक्वेशन लिखना है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, तो वो क्या लिख सकते हो? ax plus by plus c is equal to 0, where a and b are arbitrary constants। इसको नोट करना है, इसको अभी हम मजा चखाएंगे। चलो इसको मजा चख ही लेते हैं। इसको जनरल इक्वेशन है ना एक स्ट्रेट लाइन का, मतलब ax plus by plus c इक्वल टू 0 करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन मिलके दिखेगा। दिखाएं जादू? अरे माइनस हो जाओ। पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ना चाहिए इसको।
एक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बोले ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. वेयर इज माई कीबोर्ड? कीबोर्ड से टाइप करने में थोड़ा सा सुविधा होता है, इसीलिए मैं थोड़ा नहीं बहुत ही सुविधा होता है. तो देखिए यहाँ पे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 करके दिखा रहे हैं. ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. अरे नहीं, c इज इक्वल टू 0 हो गया ये. ठीक है, क्या आया? स्ट्रेट लाइन आया. थोड़ा सा इसको डांसिंग कराते हैं. पैरामीटर्स बदल रहे हैं सब, ए बी सी ये सारे क्या हैं? ये सब पैरामीटर्स हैं. तो देखो ए चेंज करने पे आपका कैसे ये स्लैंट कर रहा है, दिख रहा है? दिखना चाहिए. ए चेंज करने पे क्या चेंज हो रहा है जरा नोटिस करो, गौर फरमाओ कि आपको ये पॉइंट नहीं बदल रहा, ये आपको फिक्स है. बस इसका ये बाकी सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बदल रहे हैं. ए चेंज नहीं, मतलब -1 जो है वो चेंज नहीं कर रहा. ठीक, अगला देखो. अब मैं दोनों चेंज कर दे रहा हूं पहले. अच्छा अलग से इसको पॉज करो, इसको देखो, इसका चेंज देखो क्या हो रहा है. जब मैं बी पैरामीटर चेंज कर रहा हूं, उसका थोड़ा स्पीड बढ़ जा. अरे इतना नहीं. जब मैं बी पॉइंट हम चेंज करा दे रहे हैं ना, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? स्ट्रेट लाइन ही है. ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. आप a बदलोगे, b बदलोगे, c बदलोगे तो उससे फर्क होता है. ठीक है, ये देख लिया ना. अब ये देखो कि इससे क्या चेंजेस हो रहे हैं, किधर ट्रैवर्स कर रहे हैं. वैसे इसका रेंज दिया हुआ इतना है तक, तो इसीलिए इतना -5 से -5 तक जा रहा है. लेकिन अगर आप इसको बढ़ाना चाहो, घटाना चाहो तो आप कर सकते हो. ठीक है, तो वो आप पे है. इस समझाने के लिए मैंने आपको बताया. चलो अब तीनों दिखाते हैं आपको. तीनों जब चेंज होता है मजा आया? वेरी गुड, आना भी चाहिए आपको. तो इस सब से आपको फील होना चाहिए. तो टेक्नोलॉजी, वेलकम टू एग्जाडमी. चलिए ये हो चुका है, इसको थोड़ा सा करने देते हैं. अब यहाँ पे आते हैं. इंटरसेप्ट आ गया. आई होप समझ में आ गया होगा इंटरसेप्ट का खेला. इंटरसेप्ट आप समझ चुके हो. इंटरसेप्ट तो आप इंटरसेप्ट सीख चुके हो. अरे पेन, इंटरसेप्ट आ गया. जनरल इक्वेशन ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0. सिंपल सा है, जैसे कोऑर्डिनेट है ना x और y. ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस. मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि y कोऑर्डिनेट्स तो होंगे ही नहीं. अगर y कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है सारे पॉइंट्स तो इधर ही होंगे. तो इनफाइनाइट पॉइंट्स तो इधर ही होने वाले हैं. और y एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं, ना तो निगेटिव ना तो पॉजिटिव. इसलिए सारे पॉइंट्स आपके यहीं होने वाले हैं. तो इसीलिए y एक्सिस. आया कि नहीं समझ में? समझ में आ गया होगा. आखिरी चीज, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. अगर कोई भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के x एक्सिस के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है आपको y इक्वल्स टू k करना पड़ेगा. क्योंकि x मतलब देखो पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस मतलब कैसे जा सकता है? ये वाला लाइन आपका ऐसे ऊपर कहीं भी जा सकता है, नीचे कहीं भी जा सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल ही रहना है. इसीलिए इसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू x. इसीलिए इसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू k. ठीक, उसी तरह से इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है एट ए डिस्टेंस k, तो हम क्या बोल सकते हैं? x इज इक्वल टू k. सिंपल सा चीज है, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस. मुझे पता है ये बहुत ही बच्चों वाली और बेसिक चीजें थी इसीलिए, लेकिन जैसे हम लोग एडवांस में बढ़ेंगे 3D में और स्क्यू लाइंस में, फिर स्फीयर, सिलेंडर, कोन, फिर क्या था, कॉनकॉइड, पैराबोलॉइड, तब दिमाग हो जाएगा फ्यूज. अगर ये चीज नहीं पकड़े रहोगे, इस चीज को आपको पकड़ के रखना है मजबूती के साथ. समझ में आया? आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा.
और अगले लेक्चर में इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। जाते जाते फिर से आप इसको पढ़ लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।